अपना मास्टर्स खत्म ही होने वाला है 1 हफ्ते में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का फिलर फॉर्म पे मैं रितु सबका स्वागत करती हूँ। तो सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। ठीक है, और सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रोहित जी, राधे राधे माही जी, सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पे। तो बाकी लोग भी कनेक्ट होते जाइए ताकि फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। और बताइए कैसी चल रही है रोहित जी और माहित जी आपके एग्जाम की तैयारी? अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे। और कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? अभी सीडीपी में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होती आप लोगों को? क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो भी आप लोग पूछते चलना। अच्छा, माई जी लिख रही हैं अच्छी चल रही है। ओके, वेरी गुड। ऐसे ही अपनी कोशिश जारी रखिएगा और अच्छे से प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बाकी लोग जुड़ते रहे तब तक फिर हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं भी अच्छी हूँ माही जी, थैंक यू। और हम लोग एक्चुअली उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ठंड अभी पड़ने लगी है, तो काफ़ी ठंड है इस समय यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ी सी फिलर फॉर्म के बारे में जानकारी दे देते हैं जैसा मैं रोज बताती हूँ। और जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिलर फॉर्म की जो हमारी इंस्टाग्राम चैनल भी है और इसका टेलीग्राम चैनल भी है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे सारे आपके लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे दी जा रही है। वैकेंसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो भी आ रहे हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पूरे मेंबर्स हैं जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस ले रहे हैं। और 3 PM पे यानी सीडीपी की क्लास रितु मैं लेती हूँ। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से ही रहकर आई हूँ। एक्चुअली मैं 2.5 साल तक छत्तीसगढ़ में ही थी। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर वहीं पे था और फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। छत्तीसगढ़ में रह के आ चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ में यहाँ से कम ठंड पड़ती है। मैं वहाँ पे 2.5 साल रही हूँ। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। तो आज जो हम करेंगे पेपर फर्स्ट और सेकंड है। और ये जो लाइव क्लासेस है बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होइए, शेयर करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ रोहित जी, बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत पहले आते हैं और सबसे पहले आपका गुड आफ्टरनून रहता है। बहुत अच्छा लगा छत्तीसगढ़ मुझे। कहूँ तो शांति, दिमाग को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला मुझे वहाँ पर। बहुत शांति थी, अच्छा था, वातावरण भी बहुत अच्छा था, पॉल्यूशन कम था। अच्छा लगा मुझे। अगर फिर से मौका मिलेगा तो हम लोग छत्तीसगढ़ जाना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्वेश्चंस देखेंगे। आज भी हम पीवाईक्यू करेंगे। जो एचटेट क्या है आपका 2021 का पेपर हुआ था उसको करेंगे। और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो घुमा फिरा के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो आंसर भी करते रहिएगा। अपना जितने लोग सही करते जाना मार्क्स में उसमें +1 कर लेना, जोड़ते जाना, बताते जाना अपने नंबर्स को।
और जहाँ गलती हो वहाँ पे आप सुधार भी करिए, जो डाउट हो वो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है? मैं छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में थी? तो मैं आपके छत्तीसगढ़ रायपुर से आगे हिरमी टाउन आपका विलेज है, हिरमी रावन, वहाँ पर थी मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। चलिए फिर क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके बारे में आपको मैं जानकारी भी दे दूंगी, क्योंकि हर तरह के एग्जाम होते हैं, आपको आगे के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होना है, ठीक है? तो हाउ मेनी ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स आर इंक्लूडेड इन रोशार्स इंक ब्लॉक टेस्ट? हरमन रोशा का जो फेमस आपका था पर्सनालिटी का जो इन्होंने टेस्ट किया था व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, उसमें इनका काफी फेमस था, उसमें इन्होंने कार्ड्स यूज किए थे। तो ब्लैक और व्हाइट जो कार्ड यूज किया था वो कितने थे, ये आपको आंसर करना है, ठीक है? तो बताइएगा, 2 किया था, 3 किया था, 4 किया था या फिर 5 किया था? हाँ रोहित जी, मेरी भी जॉब लगी है। फिर अभी क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको दिख रहा है तो आंसर करिएगा। ओके, ठीक है, नहीं पता है तो फिर मैं बताती हूँ। और कोई आंसर करना चाहेगा इसका? हरमन रोशाक ने व्यक्तित्व परीक्षण किया था, इनका काफी फेमस है, पर्सनैलिटी जो इन्होंने दिया था। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में कर देती हूँ। ये आपके यूपी टेट, एच टेट और आपके जहाँ तक हो इसमें भी पूछा, क्योंकि ये साइकोलॉजी का ही पार्ट है। पर्सनैलिटी आपको पढ़ना है, पर्सनैलिटी अलग अलग तरह के होते हैं। तो इन्होंने पर्सनैलिटी का इनका सबसे फेमस था रोसाक इंक ब्लॉक टेस्ट, यानी रोशार शाही धब्बा परीक्षण इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? इसमें इन्होंने 10 कार्ड यूज किए थे। याद रखिएगा, नोट भी कहीं कर लीजिएगा, 10 कार्ड्स यूज किए थे और 10 कार्ड्स में से इन्होंने 5 कार्ड जो लिया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा। 5 जो लिए थे कार्ड्स वो ब्लैक और व्हाइट थे और 5 कार्ड्स जो थे वो अदर अदर कलर्स के थे, उस पे धब्बे, स्याही के धब्बे पड़े हुए थे कलर्स पे, और उसको व्यक्ति को दिखा के उससे पूछा जाता था कि आपको इस चित्र में कौन सी आकृति दिख रही है। फिर वो व्यक्ति जो भी आकृति बताता था उसके अकॉर्डिंग उसके जो दिमाग में उसके व्यक्तित्व का एनालाइज किया जाता था। तो ये था उनका हरमन रोशाक परीक्षण, ठीक है? और ये जो परीक्षण था ना 1921 में था और ये स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है? तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है बेसिक, मैंने आपको बता दिए हैं। इतना बहुत है ये क्वेश्चंस के लिए। आप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है? तो उन्होंने 10 कार्ड्स टोटल जो कार्ड यूज किए थे, 10 कार्ड यूज किए थे। 5 जो कार्ड्स थे ब्लैक एंड व्हाइट थे और 5 जो थे वो कलरफुल थे, ठीक है? चलिए, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट है, ठीक है ना? व्यक्तित्व परीक्षण अगर पूछता है कि रोसाक इंक ब्लॉक परीक्षण कौन सा परीक्षण होता है, इंटेलिजेंस होता है, व्यक्तित्व होता है, कई तरह से देता है, तो ये आपका पर्सनालिटी से था, ठीक? चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? कौन से जो वैज्ञानिक हैं वो व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? वॉटसन, स्किनर, हल या फ्रॉयड? आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं थे? वॉटसन, स्किनर, हल और फ्रॉयड? थैंक यू की बात नहीं माई, मेरा काम ही है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराना, है ना? तो मैं यही चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ उसके बारे में, ठीक है? हाँ, सभी लोग आंसर करिए जो लोग हैं, और अपना जितना सही करते जा रहे हो उसमें +1 मार्क ऐड करते जाना, ठीक? माही ने कहा है 2 का डी, पूजा ने बोला है ए। तो वॉटसन तो व्यवहारवाद के थे ही, सभी को पता है ना? वॉटसन जी काफी फेमस है व्यवहारवाद में कार्य करने के लिए। स्किनर भी व्यवहारवाद में है, इनका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। हल भी जो है इनका पुनर्बलन का सिद्धांत है।
तो ये भी व्यवहारवाद में आते हैं, ये तीनों लोग व्यवहारवाद में आते हैं। जो फ्रॉयड हैं आपके, ये मनोविश्लेषणवाद कहलाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, फ्रॉयड हैं। ठीक है, जय कृष्णा पूजा जी, राधे राधे। हाँ, बबली ने किया है आंसर, सेकंड का डी बिल्कुल सही है। और यहाँ से अपने नंबर भी आप लोग प्लस करते चलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार 6 से 12 वर्ष की आयु से कौन सा चरण संबंधित है? विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, या उद्योग बनाम हीनता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा कि एरिक्सन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, विच स्टेज इज रिलेटेड टू द एज ऑफ 6 to 12 ईयर। गुड आफ्टरनून सबिता जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सभी आंसर करिएगा। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत काफी फेमस है। इन्होंने भी जो आपके स्टेजेस डेवलपमेंट के बांटे थे, इन्होंने भी स्टेजेस को बांटा और इन्होंने 8 प्रकार बताए। इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति होता है वो 8 तरह के संकट से गुजरता है। ये जो उनके एज होते हैं वो 8 स्टेजेस से होकर वो आगे बढ़ता है। उसी स्टेजेस में इन्होंने 6 से 12 वर्ष की आयु के लिए एक स्टेज बताया था। वो स्टेज कौन सा है? आंसर करिए। रोहित बोल रहे हैं 3rd का बी। उन्होंने 8 प्रकार बताए थे। बोला कि जो व्यक्ति है वो 8 प्रकार से के संकटों से गुजरता है। यानी जो स्टेजेस होते हैं ना, हर एज में व्यक्ति एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर दूसरे स्टेज में जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये 8 टाइप्स बताए थे इन्होंने, 8 भागों में बांटा था, 8 प्रकार में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्योग बनाम हीनता। ठीक है, मैं इसको एक बार आपको बताते भी चलती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो इन्होंने बताया था, विश्वास बनाम अविश्वास, जो 0 से 18 महीने होती है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया था स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, जो 18 से 3 वर्ष होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास, जो इसमें पहला दिया हुआ है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, ये कितना था, 0 से 18 मंथ था। ठीक है, जो सेकंड था इन्होंने स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, वो 18 से 3 वर्ष था। फिर थर्ड इन्होंने बताया पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, जो 3 से 5 वर्ष होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, खेलने की पहल करते हैं, इसलिए पहल बोला गया है। फोर्थ आपका था मेहनती या इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं बनाम हीनता। ठीक है ना, उद्योग बनाम हीनता जो दिया है, मेहनती बनाम हीनता, जो 6 से 12 वर्ष था। ठीक है, फिफ्थ चरण जो था आपका पहचान बनाम पहचान प्रसार, जो बच्चा अपने इमेज को पहचानना और वो करता है। ठीक है, वो 13 से 21 वर्ष था। छठा चरण था अतरंगता बनाम अलगाव, 21 वर्ष से 39 वर्ष था। 7 था इनका जेनरेटिव बनाम ठहराव, जो 40 से 65 वर्ष था। और 8th जो इनकी लास्ट थी अखंडता बनाम निराशा, जो 65 वर्ष के बाद यानी वृद्धावस्था में व्यक्ति चला जाता है। तो वृद्धावस्था में जब जाता है वो, तो अपने जीवन में जितने भी कार्यकाल में जो जो कुछ हुआ वो उसको देखता है, याद करता है, और आगे उस चीज में अपनी गलतियां, जो भी अच्छाई हो, जो भी फेलियर हो, हर चीज को वो सोचता है, एनालाइज करता है। तो ये इनके टोटल 8 स्टेजेस थे। ठीक है, चलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी। अगर आपसे ये प्रश्न भी बना है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है विकास का, तो वो एरिक्सन है। और 8 स्टेजेस किसने डिवाइड किया था, तो वो एरिक्सन है। ठीक है, चलिए हर क्वेश्चन के साथ जहां तक मैं पॉसिबल होगा 2-3 क्वेश्चन आपको बताते चलूंगी। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है कि कई बार पूछते हैं ना।
हाँ, बिल्कुल, अपने पास्ट के बारे में, यानी जब 65 वर्ष के बाद में व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में जो भी कार्य कर चुका है, गलत सही हर चीज़ को वो देखता है और एक निराशा की तरफ बढ़ता है ना, कि अभी उसका जीवन क्या है, लास्ट स्टेज पे जा रहा है, जो मृत्यु तक चलती है, 65 वर्ष के बाद की रहती है। ठीक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो जिन्होंने इसका आंसर सही किया है, वो अपने प्लस कर लेंगे नंबर, ठीक है ना? थोड़े से डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन नए हैं, लेकिन नए क्वेश्चन ही हमें ढूंढना है कि क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि 90% 80% सेम आएगा, लेकिन 10% आपके चेंज भी आएंगे, तो आपको उस इस तरह से तैयार होके रहना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर पे देखिएगा कि प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उस स्थिति में फिर से होने की अधिक संभावना बन जाती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया? Response that produce a satisfying effect in a particular situation became more likely to occur again in that situation. This law of learning given by whom? Skinner, Thorndike, Paula या Watson? बिल्कुल सही माई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सभी आंसर करिएगा कि ये क्या होगा, कोई भी जो क्रिया हमें संतोष प्रदान करती है, फिर से हम उसको अधिक करने की संभावना होती है, वो यह सीखने का नियम किसके द्वारा दिया गया था? पूजा जी का जवाब आ गया है, 4 का बी बता रही हैं। आगे सभी आंसर करते जाइए। हाँ, माही ने भी कर दिया आंसर, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, जो सीखने का नियम दिया था, 3 नियम बताए थे थॉर्नडाइक जी ने, वो आपके थे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो ये हमारा प्रभाव का नियम है, जो क्रिया करने से हमें जितनी आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी, हम उस क्रिया को बार-बार दोहराएँगे। तो इसका जो सही जवाब है वो थॉर्नडाइक है, बिल्कुल सही आंसर किया है। तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लेना, ठीक है? सभी ने राइट आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा का ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय हल, मैस्लो और आपके एटकिंसन है या आपके रिचर्डसन है? हाँ, माही ने प्लस कर लिया है, बिल्कुल सबिता ने भी +1 कर लिया है। हाँ, आर्या ने भी बी बताया है। तो मैस्लो ने जो दिया है आवश्यकता सिद्धांत दिया है, ठीक है। रिडक्शन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी मोटिवेशन का ही है, बट ये मैस्लो जी ने नहीं दिया है, उनकी नीड से है, ठीक है ना? यस, पूजा यादव बिल्कुल राइट हैं, जो ये सिद्धांत दिया था वो हल ने दिया था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ठीक है, कुछ थ्योरी के बेसिक नेम जो है उनको आपको किसने दिया है वो आपको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर पूजा यादव जी ने किया है, बिल्कुल राइट किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हल होगा, ठीक है। पूजा आप अपने नंबर में 1 नंबर ऐड कर लेना, ठीक है। हाँ, अंकित ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है और माही जी ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है, तो आपके +1 नंबर ऐड हो जाते हैं। हाँ, सबिता ने भी किया है, वेरी गुड। हाँ, अरविंद जी बोल रहे हैं ए बी, ए है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शेल्डन ने भौतिक आयाम पर सभी मनुष्यों के विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया। व्यक्तित्व अध्ययन की यह विधि क्या है? विशेषता विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, प्रकार विधि या मूल्य प्रवृत्ति विधि? चलिए आंसर करिए सभी। शेल्डन का जो आपका व्यक्तित्व परीक्षण है बहुत फेमस है, और जो इन्होंने टाइप्स बताए हैं, क्या किसी को पता है कि कितने टाइप्स बताए थे इन्होंने व्यक्तित्व के?
कि जो इनके गुणों के आधार पे बांटते हैं, तो वो कितने प्रकार के इन्होंने बताए थे। गुणों के आधार पे इन्होंने डिवीजन किया था व्यक्तित्व का। आप में से कोई जानता है उन्होंने कितने प्रकार बताए थे? एनीवन नो? नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगी। मेरा आज का क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए रखा कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको उसके बारे में और चीजों के बारे में जानकारी दे सकूं। ठीक है। तो शेल्डन जी ने जो 1942 में किया था, क्रेशमर द्वारा वर्गीकरण के शारीरिक गुण संरचनाओं के आधार पर संशोधित किया। इन्होंने 3 टाइप्स बताए थे: गोलाकार, एंडोमॉर्फिक, आयताकार मेसोमॉर्फिक और लंबाकार एक्टोमॉर्फिक। 3 प्रकार के बताए थे, है ना? तो मनोविश्लेषणात्मक विधि फ्रॉइड से रिलेट हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी बता रहे हैं। ओके। मनोविश्लेषणात्मक विधि फ्रॉइड ने दी है, ठीक है ना? जहां भी मनोविश्लेषणात्मक अगर आता है तो मनोविश्लेषणात्मक विधि जो दिया है वो आपके फ्रॉइड ने दिया है, ठीक है? और जो गुणों के आधार पे किया था वो क्रेशमर ने किया था, ठीक? इनका जो था, आपके 3 प्रकार बताए थे, इसलिए ये प्रकार विधि में आएगा, ठीक है? 3 टाइप्स बताए थे पर्सनालिटी के, ठीक? मनोविश्लेषणात्मक सभी बोल रहे हैं पर मनोविश्लेषणात्मक विधि फ्रॉइड ने दी थी, ठीक? पहला था गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये 3 थे ना? बता दिया मैंने। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण अधिगम रणनीति नहीं है? Which of the following is not a learner centered teaching learning strategy? सहकारी शिक्षा, समस्या समाधान, व्याख्यान या परियोजना, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेक्चर या प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा। चलिए ठीक है, नए नए क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपको और चीजों के बारे में भी जानकारी मिले और आपकी जो एम हो ना, केवल सी टेट क्वालिफाई ना करना हो बल्कि एक जॉब को भी आपको लेना है ना? तो उस हिसाब से आपके लिए तैयारी करनी है। हाँ, 7 का आंसर कर रही हैं माही, आर्या ने किया है 3, पूजा ने बोला है सी, रोहित बोल रहे हैं सी, अंकित बिल्कुल सही आंसर किया है। जो व्याख्यान होगा शिक्षा अधिगम की प्रभावी रणनीति में नहीं बोलेंगे, शिक्षार्थी केंद्रित अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो। बाकी सारी जो होंगी वो तो है बट व्याख्यान नहीं होगा, ठीक? वेरी गुड, सभी का आंसर इसके लिए राइट है तो सभी +1 कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्टैनफोर्ड, स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन या गिलफोर्ड? Who propounded the three-dimensional theory of intelligence? स्टैनफोर्ड, स्टैनबर्ग, स्पीयरमैन या गिलफोर्ड? आंसर करिएगा सभी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सभी अपने नंबर आप लोग प्लस करते जा रहे हो, बहुत अच्छा। आगे भी आंसर करते जाना, सभी बताते जाना, ठीक है? बी बोल रहे हैं गिलफोर्ड। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है इसका। जो आपका त्रिआयामी जो दिया था ये गिलफोर्ड ने दिया था और इसका त्रिकारक सिद्धांत जो दिया था, त्रिकारक जो बोलते हैं, वो स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्टैनफोर्ड का आपका एक खंड का है और स्पीयरमैन का दुकारक बुद्धि सिद्धांत बोलेंगे ना, 2 फैक्टर्स थ्योरी, ठीक है? हाँ,
इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 2 हो गया है, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, गिलफोर्ड हैं आपके। एक होता है त्रिकारक सिद्धांत जो स्टर्नबर्ग ने दिया, ट्रैकेट थ्योरी बोलते हैं, और गिलफोर्ड का जो है त्रिआयामी सिद्धांत है, तो ये गिलफोर्ड जी का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वृद्धि और विकास किसके उत्पादक हैं? आनुवांशिकता, पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सभी। हाँ, वेरी गुड, पूजा ने +6 किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा कि वृद्धि और विकास किसके उत्पादक हैं? ठीक, मैंने जो पीछे चारों नेम दिए थे ना, उनके चारों लोगों के नेम बताए कि किसने कौन से थ्योरी दिए, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, स्पीयरमैन का अक्सर करके पूछता है, स्टर्नबर्ग, गिलफोर्ड और आपके हार्वर्ड गार्डनर, बहुत फेमस है, इन लोगों की थ्योरी अक्सर आपसे पूछी जाती है। ठीक है, 9 के लिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 9 के लिए 3, फर्रा खानूम ने 9 3 किया, आर्या ने सी किया है, माही ने सी किया है, डी नहीं होगा बबली जी, पूजा ने सी किया, बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमारा वृद्धि और विकास होता है, वो दोनों चीजों का अंतःक्रिया का परिणाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? भौगोलिक पर्यावरण, पौष्टिक भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी आंसर करना, और जितने लोग जहां से जुड़ रहे हो ना, सभी अपने नंबर ऐड कर लेना, जहां से आप जुड़े हो और जहां से आप आंसर कर रहे हो। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। सबिता ने +3, माही 6, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी आंसर करना। मैं अपने गैस का नॉब बंद करके आती हूँ, तब तक आपको आंसर करते रहिए फटाफट। मैं आ रही हूँ। टेन का सभी कर रहे हैं डी। ठीक है, बिल्कुल सही, आप सब भी आंसर कर रहे हैं। 10 का जो राइट आंसर होगा वो डी ही होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहज उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो प्राकृतिक बोलते हैं वो? ठीक है ना, भूख, नींद, दर्द से बचाव, या उपलब्धि? क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, और जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही किया है, सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहज उद्देश्य नहीं है? इनेट मोटिव, ठीक है ना, हंगर, स्लीप, पेन अवॉइडेंस, अचीवमेंट? वेरी गुड, सभी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही, भूख, नींद, दर्द से बचाव, जो पलायन कहते हैं ना, वो है आपका। तो ये जो हमारे होते हैं, ये तो प्राकृतिक है, पर उपलब्धि जो होता है वो हमारा जैविक होता है, सॉरी, आपका अर्जित होता है। ठीक है, हाँ, सही है। तो सभी अपना +1 ऐड कर लेना नंबर में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता का चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में शामिल है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पोस्ट, या आप कहेंगे उत्तर पारंपरिकता नैतिकता, या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, सभी अपने नंबर प्लस कर रहे हो, बहुत अच्छा, ऐसे ही कोशिश करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे सभी ध्यान दीजिएगा। सजा से बचने के लिए द स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट इज इंक्लूड इन विच लेवल ऑफ मॉरलिटी इन कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, या नन ऑफ दीज? पूजा जी का जवाब आ गया है, माही ने भी आंसर कर दिया है, वेरी गुड। फरा खानूम +4, ओके।
तो बिल्कुल राइट आंसर है, जो फर्स्ट लेवल का फर्स्ट स्टेज है वो वही है, ऑबिडेंस वर्सेस आपके पनिशमेंट, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फर्स्ट, ठीक है ना। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, ठीक है। इसमें दो स्टेज होती है, एक तो ओबिडेंस एंड पनिशमेंट होती है, और दूसरा क्या होता है, टिक फॉर टैग, जैसे को तैसा वाली स्टेज होती है, ठीक है। 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स में हर लेवल में 2 स्टेज हैं, और इन्होंने 6 स्टेजेस बताए हैं। वेरी गुड, सभी +1 कर लेना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, उसको बताइएगा। अंतर संबंध का सिद्धांत, इंटर रिलेशन, भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ सेरिग्रेशन, या प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। कौन सा आपका थ्योरी नहीं है डेवलपमेंट का? आंसर करिएगा सभी। बबली जी पीछे चल रही हैं आप थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। फारा खानूम +5, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सभी ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। नहीं है बताना है आपको। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है तो बताइएगा कि कौन सा है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, तो अंतर संबंध, हर स्टेज एक दूसरे स्टेज से जुड़ा होता है ना। बाल्यावस्था के आपके शैशवावस्था के बाद ही हम बाल्यावस्था में जाते हैं, बाल्यावस्था के बाद ही हम किशोरावस्था में जाते हैं। तो हर चीज क्या होती है, आपस में रिलेट होती है। जैसे बच्चा पहले स्क्रॉल करता है, फिर उठ बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। तो ये सब क्या हुए, आपस में रिलेट हो गए। भिन्नता का सिद्धांत, हर व्यक्ति एक जैसे ग्रोथ नहीं होती, सब में अलग होती है, ठीक है ना। और एक दिशा तो होती है सिद्धांत में, है ना। दिशा तो हो गया ना कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। आपको पता है ना कि आप शैशवावस्था से किशोरावस्था, बाल्यावस्था में जा रहे हो, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जा रहे हो, तो एक डायरेक्शन है आपका। जो सेरिग्रेशन है ना, प्रिंसिपल ऑफ सेरिग्रेशन, वो नहीं है। पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो थर्ड होगा, ठीक है। बाकी तीनों जो होंगे वो डेवलपमेंट थ्योरीज में आएंगे, बट जो नहीं आएगा वो क्या होगा, अगर एक ही दिशा अगर देता तो वो आंसर गलत होता, लेकिन इसमें दिशा का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। डायरेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 13 का सी होगा। तो जिन्होंने सी आंसर किया है वो आप ऐड कर लेना। पहले माही ने 13 का डी बोला था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जिन्होंने इसका सही आंसर किया वही अपने नंबर ऐड करना, ठीक है ना। गलत हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं तो उसको क्लियर ही करती चलूंगी। हर क्वेश्चन आपको नया एक्सपीरियंस देता है, नई चीजें सिखाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है मूल प्रवृत्ति की भावना में, ठीक है ना। डर से बचना, प्रतिकर्षण से जो होता है, क्रोध होता है, जिज्ञासा आश्चर्य होता है। जो दोनों की जोड़ी बनाई गई है ना, जो मैंने आपके 14 बताए थे, उसमें आपका सबका वो दिया गया था, मूल प्रवृत्ति और उससे बचने वाली वजह। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो मैच नहीं करता है। डर से बचना, प्रतिकर्षण होता है क्रोध से, जिज्ञासा आश्चर्य में होता है, अपील होता है संकट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा। मैकडूगल ने दी थी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, और वो मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग नोट कर लेना किसका कौन सा है, ठीक है ना। आपके क्लासेस वैसे लिए थे और थ्योरी रिवीजन क्लास में भी कराया था। तो फटाफट आंसर करना। डर से तो हम बचते हैं, आश्चर्य जिज्ञासा प्रकट करता है, और संकट से अपील होती है, ठीक है ना। तो जो नहीं मैच कर रहा है वो हमारा क्या है, क्रोध, ठीक है ना। क्रोध से प्रतिकर्षण नहीं, द्वेष आता है, ठीक है ना। तो इसका जो होगा राइट, जो नहीं मैच कर रहा है वो हमारा बी है। हाँ, आर्या ने जो आंसर किया है बिल्कुल सही किया है, बी। पूजा ने भी किया है, बिल्कुल बिल्कुल सही, पूजा ने किया है 14 का बी। चलिए तो आप दोनों के +1 मार्क्स ऐड होते हैं। चलिए ठीक है, बी किया है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ,
मंजूषा, हाँ ठीक है, बी आंसर किया सभी ने। तो सही है, रोहित ने डी किया, डी गलत है। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षक ने छात्रों को सिखाया कि लड़की का बहुवचन लड़कियां हैं। इस सीख के साथ छात्र महिला का बहुवचन महिला बनाते हैं। यह किस प्रकार के सीखने में हस्तांतरण का एक उदाहरण है? A teacher taught to student the plural of girl is girls. With this learning, the student make plural of woman is womans. This is an example of which type of transfer learning? Positive, negative, zero, none of these. तो जो लर्निंग होती है हमारी 3 डायरेक्शन होती है। एक पॉजिटिव जाती है, यानी जो पहले का सीखा हुआ दूसरे में हेल्प करता है सीखने में, तो वो हमारी पॉजिटिव होती है। जो पहले से सीखा हुआ है और नया कुछ सीख रहे हैं उसमें अगर वो निगेटिव इफेक्ट डालता है, जिसमें बाधा उत्पन्न करता है, वो हमारा होता है निगेटिव होता है। और शून्य होता है जहाँ पे पूर्व में सीखी हुई चीजें नई चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं, तो शून्य अंतरण होता है। ये सीखने के 3 प्रकार जो होते हैं हस्तांतरण, वो बताया गया था। ठीक है, मेनली पॉजिटिव होते हैं पर निगेटिव भी हो जाते हैं। कभी कभी हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, ओवरलैपिंग होने लगती है ना, इसका उसमें याद हो जाता है, उसका उसमें याद हो जाता है, तो ये हो जाता है निगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, हाँ। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा आपका, होगा 2, क्योंकि उसने लड़की का लड़कियां तो पढ़ा सही बताया, पर वुमेन का जो प्लूरल बनता है तो वुमेन ई हो जाता है ना। तो ये जो हुआ तो क्या किया उसने, वही फंडा उसमें लगा दिया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना। जरूरी नहीं कि जो हमने पूर्व में सीखी चीज है उसको नए सिचुएशन में भी अप्लाई करे तो वो हमेशा सही होगा, है ना। तो कभी कभी वो चीजें मिस्टेक भी हो जाती है, हम उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अभी आप सभी ने आंसर शून्य शून्य दे दिया, ठीक है ना, सभी ने शून्य बोला। क्यों शून्य बोला? उसने तो पूर्व में सीखी हुई चीज से नए चीज में उसका प्रयोग किया, लेकिन ये प्रयोग गलत था, है ना। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। ठीक है, हाँ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा सेकंड होगा, क्योंकि उसने गलत चीज को किया ना। वुमेन का प्लूरल क्या होगा बताइए सभी। आंसर करिए, वुमेन का प्लूरल क्या बनेगा? हाँ, ओके, राइट था। चलिए, अच्छी बात है, राइट था पूजा। हाँ, मतलब मैक्सिमम लोगों के मैंने सी आंसर देखे, मैंने उस पे बताया कि सी नहीं होगा। अंतरण तो हो रहा है तो शून्य हो ही नहीं सकता, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, तो उसमें से कौन सा था? ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, आर्या ने बताया वुमेन, तो उसने गलत वो किया ना। तो ये जो अंतरण था तो क्या हुआ, ये निगेटिव गया। ठीक है, 15 का डी होगा मैम। क्यों डी होगा शमशीर जी? महिलाएं, हाँ ठीक है। महिलाएं होता है ना, तो उसने महिला का बहुवचन महिला बनाया है, तो वो गलत बनाया है ना। शमशीर आलम बोल रहे हैं डी ही होगा, पर क्यों डी होगा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। 16 नंबर का देखिएगा कि बच्चों में रचनात्मकता का विकास के किस आयाम से संबंधित है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर नैतिक? बच्चों में रचनात्मकता का विकास किस आयाम से संबंधित है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में महिला का महिला ही हिंदी दिया है, और जो आपका इंग्लिश वर्जन दिया है उसमें वुमेन को गलत लिखा है, वुमेन्स एस लगाया है। ठीक है ना। तो वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैसे होगा? वो तो आपका निगेटिव हुआ ना, कि उसने पूर्व में सीखी हुई चीजों को नई चीजों में अप्लाई किया, बट वो रॉन्ग किया है। 16 का बी, हाँ ठीक है, हाँ सही है आंसर। बिल्कुल, जो रचनात्मकता होगी, जो भी हम क्रिएटिव चीजें करेंगे अपने दिमाग के अकॉर्डिंग ही करते हैं। रचनात्मकता जो रिलेट होगी वो हमारी
मानसिक होगी, मेंटल होगी। ओके, हाँ, तो इसका आंसर आप सभी ने राइट किया है, तो सभी अपने नंबर +1 ऐड कर लेना। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 का बताइएगा सभी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व माप की एक प्रोजेक्टिव तकनीकी है? नाटक और नाटक, साक्षात्कार, आत्मकथा या फिर अवलोकन। जो हम पर्सनालिटी डेवलप टेस्ट करते हैं ना, वो बेसिकली हम बच्चों को एक्टिव रख के कराते हैं, जो भी आदमी हो या फिर किसी से कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम कराते हैं। ठीक है, तो ये जो इसमें आपको दिया कि कौन सी तकनीकी सही मानी जाएगी, नाटक और नाटक, साक्षात्कार, आत्मकथा या फिर अवलोकन। मैम नेट चला जा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, फर्क। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा कि नाटक, प्ले एंड ड्रामा, ठीक है ना, जो है वो खेल और ड्रामा के द्वारा अगर हमको पर्सनालिटी बच्चों की चेक करनी है कि वो किस तरह से सोचता है, क्या करता है, तो जैसे कोई बच्चे को हमने डॉक्टर का किरदार निभा रहा और वो नाटक में जो चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, जो यूज कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये व्यक्तित्व मापन में आता है कि बच्चे का व्यक्तित्व को कैसे मापा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बिल्कुल सही आंसर किया है आप सभी ने, माही, अंकित, रोहित। यस, बलराम, हाँ, बलराम सोनकर जी, ए। हाँ, बिल्कुल सही, जो इसका आंसर आप लोगों ने किया है ना, बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर जहाँ किसी को कोई डाउट हो रहा हो, आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेना इंटेलिजेंस की अल्फा टेस्ट एक प्रकार की है, किस तरह की टेस्ट है? ये बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड है आपके, और जितने भी बुद्धि परीक्षण है, एक बार सभी आप लोग उसके नाम जरूर पढ़ के जाना कि कौन से टेस्ट क्या है। ठीक है, जो क्वेश्चन में है मैं उसको आपको बताते भी चलूंगी, और जो है आपकी बुक्स में या जहाँ भी है, तो एक बार सारे जो टेस्ट है ना, उसके नाम आप लोग याद रख लेना। ठीक, तो बताइएगा। आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ वर्बल ग्रुप टेस्ट, नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट या नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। नहीं बलराम जी, शाम को ईवीएस की क्लास चलती है जो सोनाली मैम लेती हैं। ठीक है, हाँ, और आर्या जी का आंसर आ गया है ए। बहुत सही है। जो आर्मी अल्फा या बीटा परीक्षण है ना, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ये अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप में ये टेस्ट करना था, बहुत सारे सैनिकों के ऊपर इसको करना था, तो ये इस टेस्ट का निर्माण किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा वर्बल ग्रुप टेस्ट। ठीक है ना, सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। ठीक, ठीक है, ये सब क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, तो आप कहीं पे इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक, ओके, कोई बात नहीं संजीव जी। और जितने लोग सही आंसर करते जा रहे हैं, 18 में +1 कर लीजिएगा। ओके, कोई बात नहीं, टाइमली सभी आओगे तो आप लोग का ही फायदा है, क्वेश्चंस आप करेंगे ज्यादा से ज्यादा उसको। ठीक है, चलिए, चित्रा ने बताया है फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर आपका आया है, सभी सही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण, रुचि, उपलब्धि और सीखने की शैली में अंतर किस प्रकार के अंतर को इंगित करता है? सामाजिक अंतर, सीखने का अंतर, भावनात्मक भेद या व्यक्तिगत भेद। ठीक है, द डिफरेंस इज एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर इंडिकेट विच टाइप ऑफ डिफरेंस? सोशल डिफरेंस, लर्निंग डिफरेंसेस, इमोशनल डिफरेंसेस या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत अच्छा, आर्य जी नोट कर रहे हैं। मैं आप लोग को इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत बच्चे नोट्स के लिए परेशान होते हैं। जो भी अलग चीज मिले ना,
मेरी भी आदत है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी देखती हूँ, पढ़ती हूँ, जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ मेरे नॉलेज से बाहर होती है या फिर कुछ नया मैं सीखती हूँ ना, मेरी अभी तक आदत है, मैं उसको नोट करती हूँ। चलिए 9 का डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 19 के लिए डी। हाँ, 19 का डी जो हर बच्चे की जो उपलब्धि होगी अलग होगी, रुचि अलग होगा, दृष्टिकोण सोचने का अलग होगा, ये चीजें क्या होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखाती हैं। तो ये जो होगा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक, डी होगा, सीखने में अंतर नहीं होगा, कि शैली में अंतर प्रकार इंगित करता है। तो ये व्यक्तिगत भेद की वजह से ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और सीखने में अगर अंतर भी है तो वो क्यों है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अलग सोच रखता है, अलग दृष्टिकोण होता है और उसके सीखने का भी तरीका अलग होता है। पहले बताए सीखने की शैली में अंतर है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। ठीक है, चलिए, तो जिसने भी डी आंसर किया है उसके +1 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एक छोटी लड़की रोज अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे कहा जाता है व्यवहारवाद, रचनावाद, मानवतावाद या फिर जीववाद। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िएगा। अ लिटिल गर्ल डेली चेंज द क्लोथ्स ऑफ हर डॉल अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म या एनिमिज्म। 18 का ए बोल रहे हैं, माही बोल रही हैं 20 का डी। ओके, और बाकी सभी आंसर करते जाइए, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, गलत हो या सही हो आंसर सभी करिए आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। जो ये आपका जीववाद किस स्टेज में आता है, इसका भी आंसर करके बताइए आप लोग कि ये किस स्टेज में आता है जीववाद। प्याजे की थ्योरी के किस स्टेज में उन्होंने जीववाद की चर्चा करी, यानी कि बच्चा या बच्ची जो भी होती है वो खिलौने से बात करना और उसके साथ ऐसे ट्रीट करना कि जैसे वो सजीव है, उसे अपनी हर चीज शेयर करना, चाय पिलाना, कपड़े बदलना, ये सब होता है जीववाद में। और जीववाद आपके किस स्टेज में आएगा, आंसर करिएगा फटाफट सभी कि जीववाद को किस स्टेज में प्याजे ने बताया है। फरा खानूम 20 का 3 बोल रही है, 3 नहीं होगा, राइट आंसर होगा हमारा 4। ठीक है, आंसर करेगा सभी कि जीववाद जो उन्होंने बताया था एनिमिज्म को, ये आपके स्टेज 4 स्टेजेस दिए थे, वो किस स्टेज में। बहुत अच्छा माही, प्री ऑपरेशनल स्टेज, बहुत अच्छा। ये जो आपका स्टेज आता है ईगोसेंट्रिक, एनिमिज्म, ये सब किसके होते हैं आपके विशेषताएं, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, वेरी गुड माहिर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 से 11 नहीं, ये आपके 2 से 7 ईयर होता है, इसका जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर होता है। ठीक, हाँ, ट्वाइज, ओके, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। 2 to 6, ओके, ये डेवलपमेंट है, लेकिन प्याजे के अकॉर्डिंग ये 2 to 7 ईयर है। ठीक है ना रोहित जी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके ईयर भी ध्यान में रखिएगा, ईयर भी पूछते हैं विशेषताओं के साथ कि किस ईयर में, ईयर सही बताइए, तो 2 to 7 ईयर रखिएगा, 2 to 6 ईयर नहीं। ठीक, सेंसरी मोटर 0 to 2, प्री ऑपरेशन 2 to 7 और आपका कॉन्क्रीट 7 to 11 और फॉर्मल 11 to above जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है,
वो बताइएगा। रचनात्मकता सिद्धांत, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, गेस्टॉल सिद्धांत या फिर प्रेरणा सिद्धांत। 21 का सभी आंसर करिएगा फटाफट। यस, हाँ, पूजा ने 2 to 7 बोला, बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को इस रूप में भी जाना जाता है। कौन सा है वो जाना जाता है? बहुत अच्छा अंकित। यस, गेस्टॉल्ट थ्योरी। जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया, ये भी आंसर करिए। कल ये क्वेश्चन आपके 11 वाला PYQ किया था, उसमें भी आया था, तो इसको आंसर करके बताइएगा कि गेस्टॉल्ट थ्योरी जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने इसको दिया है। आंसर करके बताइए सभी, फटाफट आंसर बताइएगा। 21 का सी, बहुत अच्छा। सभी का आंसर 21 का सी आ रहा है, बहुत अच्छा। चित्रा ने बी बोला है, बी नहीं है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि थर्ड। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास इसका। गेस्टोल्ड शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, यानी जो हम किसी चीज का परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण या जो हम देखते हैं पूरे एज अ होल, पूरा उसका रूप देखते हैं। और जो इसकी थ्योरी डेवलप की थी आपके कोहलर जी ने किया था, और ये एक चिंपैंजी पे किया था जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, कल इसको हमने क्लास में बहुत अच्छे से वो किया था, सबने आंसर किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सोचने का तरीका नहीं है? निष्क्रिय, इनएक्टिव, न्यूमेरिक या आइकॉनिक या सिंबॉलिक। जैसे आपके प्याजे जी ने थ्योरी दी थी, उसी प्रकार से ब्रूनर ने भी बताया था। प्याजे ने 4 स्टेजेस बताए थे, ब्रूनर ने डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस बताए थे। तो 3 स्टेजेस जो इन्होंने बताए थे वो उसमें से है एक जो है वो नहीं है, वो आपको बताना है कि सोचने का तरीका कौन सा नहीं होता है बच्चों के। हाँ, कोहलर ने दिया था, ठीक है पूजा। 22 का सभी ए बोल रहे हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या है? जो फर्स्ट जीन प्याजेनी ने जैसे आपके दिया था सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि जो भी बच्चे करते हैं ना वो अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू अपने वर्ड को समझते हैं, देखते हैं, हाथ पैर को हिला के अपने आंख नाक मुंह जो भी इनका है सेंसरी, ये पांचों उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित यानी कि जब बच्चे वो आपके उसमें आते हैं ना फॉर्मल स्टेज, वो हो जाता है आपका प्रतिष्ठित। इन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे, अभी आगे बताते हैं। सिंबॉलिक जो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी किसी भी चीज को प्रतीक के माध्यम से खेलना, जैसे झाड़ू को घोड़ा बना के खेलना, अपने पापा के ऊपर घोड़ा बन जाना, है ना, ये सब जो होते हैं आपके सिंबॉलिक होते हैं। संकेतों के माध्यम से चीजों को खेलना स्टार्ट करते हैं। तो प्रतीकात्मक आइकॉनिक भी होते हैं और इनएक्टिव भी होते हैं। जो नहीं होगा आपका न्यूमेरिक नहीं होगा। तो इनके जो एज बताए थे वो इस एक तरह से 3 स्टेजेस बताए थे। आगे इसको देख लेते हैं। तो मॉडल ऑफ आपके रिप्रेजेंटेशन का है इनएक्टिव, यानी एक्शन बेस्ड जो होता है ना, जो बच्चे अपने हाथ पैर से हिला के चीजों को देखते छूते हैं ना, सेंसरी मोटर स्टेज जैसे जीन पियाजे ने दिया है वो आपकी इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। आइकॉनिक इमेज बेस्ड जो सिंबॉलिक हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी जीन पियाजे के, उसी तरह ब्रूनर ने आइकॉनिक स्टेज को बताया। ठीक है, और जो थर्ड इन्होंने सिंबॉलिक लैंग्वेज एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड होगा। ठीक है ना, किसी भी चीज को अमूर्त रूप में जो चीजें सामने प्रदर्शित होंगी उसके रूप में वो देखकर बताने लगे। तो ये 3 स्टेज हैं जो इनके थ्योरी में आती हैं। जो न्यूमेरिक है वो इनके स्टेज में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो हमारा 2 होगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें किसी को कोई किसी तरह का डाउट, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोलर का बहुत अच्छा प्रियंका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मोहन का व्यक्तित्व और बुद्धि भागफल सोहन से भिन्न है, यानी दोनों में जो है अंतर है। इन अंतरों को क्या कहा जाता है? अंतर व्यक्तिगत अंतर, अपेक्षित अंतर या अंतः होगा यहाँ पे। अंतः, इंट्रा का मतलब अंतः होता है, हिंदी में अंतर आ गया। अंतः व्यक्तिगत अंतर, देखे गए अंतर। तो आपका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। द पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चंस ऑफ मोहन आर डिफरेंट फ्रॉम सोहन। What are of these difference called? Individual difference, exceptional difference, intra-individual difference या observed differences? दोनों में किस तरह का differences होगा? आंसर करिएगा सभी क्वेश्चन नंबर 23 का। इंट्रा और इंटर में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहे हैं। हिंदी का दोनों दिया है, लेकिन जो थर्ड है अंतः व्यक्तिगत व्यक्तिगत यानी कि खुद से अलग होना, जैसा वो बाहर दिखता है वैसा अंदर नहीं है, उस तरह का जब होगा वो क्या होगा? अंतः व्यक्तिगत अंतर। लेकिन अंतर व्यक्तित्व यानी एक व्यक्ति है जो दूसरे से डिफरेंस है, उसमें दूसरे अंतर है, यानी दो लोगों की बात हो रही हो तो अंतर व्यक्तित्व होता है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो मोहन और सोहन जो क्या है, दो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, दो अलग अलग हैं, तो दोनों के बुद्धि फल जो होंगे वो डिफरेंस होंगे। तो ये क्या होगा हमारा? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो अंतः व्यक्तिगत अंतर होता है, यानी खुद में जैसा वो है उस तरह से वो नहीं दिखता है, उसके अंदर डिफरेंस है, अपनी सोच में, अपनी धारणाओं में, अपने करने में। ठीक है। और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस यानी एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इसको कहते हैं अंतर व्यक्तिगत अंतर। तो यहाँ पे दो व्यक्ति अलग हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट होगा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक। चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा हिंदी वर्ड में दोनों को इंटर और इंट्रा एक ही ले लिया, बट मैंने इसीलिए पहले क्लियर कर दिया अंतः व्यक्तिगत अंतर। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, फौरा खानूम ने एक किया आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रचनात्मकता के टॉरेंस टेस्ट से संबंधित नहीं है? ठीक है, इसको बताइएगा। असामान्य उपयोग संबंधित कार्य, जोड़े संबंधी कार्य के बीच नया संबंध, उत्पाद सुधार से संबंधित कार्य, पूछे गए अनुमान लगाए संबंधित कार्य। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी? क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रचनात्मकता के टॉरेंस टेस्ट से संबंधित नहीं है? रचनात्मकता से असामान्य उपयोग संबंधित कार्य, जोड़े संबंधित कार्य के बीच में नया संबंध, उत्पाद सुधार से संबंधित कार्य, पूछे और अनुमान लगाए संबंधित कार्य। रंभा यादव, गुड इवनिंग रंभा। 23 का ए। असामान्य उपयोग यानी कि अनयूजुअल यूजर रिलेटेड टास्क, यानी जो कभी यूज नहीं हुआ उस तरह से भी करना, एक क्या होता है, रचनात्मकता में ही होता है, जिसको हमने कभी देखा नहीं, कभी किया नहीं, नए चीज से हो गया। ठीक है। उत्पाद सुधार, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट रिलेटेड टास्क भी होगा। पूछे और अनुमान लगाए भी चीजें क्या होती हैं, ये भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होगा। तो जोड़े संबंधित कार्य के बीच नया संबंध होगा, वो क्या होगा कि नए पुराने कार्य को ही देखते हुए कर रहा है। तो ये जो होगा वो हमारा बी होगा आंसर। ठीक है। हाँ, चित्रा ने आंसर किया है, वो सही किया है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी शिक्षा का एक तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है, बड़े समूह, छात्र की बातचीत, अन्योन्याश्रित या फिर व्यक्तिगत और समूह जवाबदेही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। जो आपके साथ में मिलकर कार्य किया जाता है, कौन सा इसमें से नहीं है। बड़े समूह पे लार्ज समूह है, स्टूडेंट ऑफ इंटरेक्शन, इन इंटरडिपेंडेंसेस, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। 25 का सभी आंसर करिएगा। ट्वेंटी फाइव का आंसर करिए जल्दी से सभी कि क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी शिक्षा का एक तत्व नहीं, यानी जो साथ में मिलके कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, कौन सा नहीं है। 25 का ए फराह खानम बोल रही है, ए बिल्कुल सही। आर्या ने भी कहा है ए। नहीं, ये तो करेंगे ना एक साथ, अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से रिलेट तो करेंगे ही, दोनों में चीजें तो चलेंगी ही ना। आपका होगा ना, इंटरडिपेंडेंसीज होगा। ठीक है, इन्होंने जो बताया था जॉनसन एंड जॉनसन ने इसको दिया था। तो इस सहकारी शिक्षा पे बहुत ध्यान प्रशंसा मिली 1990 के दशक में, और इसको जॉनसन एंड जॉनसन ने 5 बुनियादी तत्व बताए थे। ठीक है, और ये जो होता है ना छोटे समूह पे होता है। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था ना कि बड़े समूह पे, तो इसका सिर्फ पहला ही होता है, वही गलत हो जाता है। ये जो पांचों आपके आते हैं ये सब कुछ आएंगे, सकारात्मक, अन्योन्याश्रित, आमने सामने की बातचीत, व्यक्तिगत और समूह जवाबदेही, सामाजिक कौशल और समूह प्रसंस्करण। ये पांचों आपके कोऑपरेटिव लर्निंग में आएंगे। ठीक है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग में जो नहीं आएगा ये छोटे समूह पे होता है, बड़े समूह में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया कि ये जो आपके कोऑपरेटिव लर्निंग के 5 ये होंगे, पांचों सामने में होंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होगा, सोशल स्किल्स होगा, ग्रुप प्रोसेसिंग भी होगा। बट ये क्या होता है, छोटे समूह पर ये होता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में आपके बड़े समूह पर दिया था। ठीक है, तो जो नहीं होगा कोऑपरेटिव लर्निंग में वो बड़े समूह पर होगा। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो 1 होगा। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ओके, 8 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, चलिए कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चंस है, पढ़ते हैं। छात्रों के एक समूह को शिक्षक द्वारा प्रस्तावित चिल्ड्रन एक्सेप्शन या आपको बोलेंगे बाल अंतर्बोध टेस्ट, ठीक है ना, के माध्यम से क्या मापा जाएगा। उपलब्धि, रवैया, योग्यता या व्यक्तित्व। बाल अंतर्बोध परीक्षण पढ़ा होगा सभी ने, तो उसको बताइएगा। इसमें क्या होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं जिनमें एनिमल्स पिक्चर होते हैं, और बच्चों से पूछे जाते हैं इस पिक्चर में क्या आपको दिख रहा है, क्या है। ठीक है, तो इसको चिल्ड्रन एक्सेप्शन टेस्ट बोलते हैं, या CAT टेस्ट भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, उपलब्धि के लिए, अचीवमेंट के लिए, एटीट्यूड के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, या फिर आपके पर्सनैलिटी के लिए। रोहित जी बोल रहे 10 रॉन्ग हो गया। ओके, कोई बात नहीं रोहित जी। तो ये भी जो एक प्रकार का टेस्ट है जो ना, एक आपने थीमेटिक सुना होगा, एब्सेशन टेस्ट होता है, एक आपका ये हो गया चिल्ड्रन एब्सेशन, बाल अंतर्बोध परीक्षण, CAT टेस्ट होता है। ये सब जो हमारे टेस्ट होते हैं ये किससे रिलेट होते हैं, ये जो होते हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। ठीक है, रोसाक ब्लॉक टेस्ट जो आ गया वो भी आपका हरमन रोशाक ने दिया था, तो वो भी हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है, और ये भी हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है ना, बच्चों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वो किस तरह से सोचते हैं, क्या है, तो इसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसे शॉर्ट में CAT टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, बाल अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, हाँ शिल्पा शर्मा ने डी कहा आंसर, ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांकेतिक भाषा का उपयोग किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए किया जाता है, श्रवण अक्षम, दृश्य अक्षम, या फिर लोकोमोटर अक्षम, या फिर भाषा अक्षम।
जो सांकेतिक भाषा का करेंगे। फटाफट सभी आंसर करना। 26 27 का सभी आंसर करना। 27 दिख रहा है। सांकेतिक भाषा यानी जो भी हम साइन लैंग्वेज इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, हियरिंग डिसेबल, विजिबल या लोकोमोटर या फिर लैंग्वेज डिसेबल। हाँ, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं स्वाति, अंकित। 27 का है, बिल्कुल सही है। 27 का जो राइट होगा वो कि सांकेतिक यानी हम संकेतों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जिन बच्चों को सुनने में तकलीफ होगी उन बच्चों के लिए हम इस तरह के साइन का यूज करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भी नहीं होगा, दृश्य वाले जब वो देख ही नहीं पाएंगे तो फिर हम सांकेतिक भाषा का यूज कैसे करेंगे। तो हम उसी लिए जिसको सुनाई कम देता है उनको हम क्या कहते हैं, जब बच्चों को हमें समझाना होता है इशारों में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन या थॉमसन? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का सभी फटाफट आंसर करना। 28 दिख रहा है। तो थॉर्नडाइक ने जो दिया है बहुखंड का सिद्धांत दिया है, स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी है, और आंसर स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी है। ठीक है, हाँ, नितेश कुमार जी आंसर कर रहे हैं बी। बिल्कुल सही, जो थर्स्टन का ही है समूह कारक सिद्धांत। इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो इनका जो थ्योरी हुआ, इन्होंने जी फैक्टर को नकारा और बोला कि एक व्यक्ति में क्या होता है, बुद्धि के 7 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको समूह कारक सिद्धांत भी कहा जाता है, जो थर्स्टन द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल एज का संबंध मापन से है। जो बेसल एज इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ रुचि, बुद्धि, योग्यता या फिर रवैया। सभी फटाफट करिएगा, टाइम बहुत हो गया, आंसर करिएगा जल्दी जल्दी। 9 रॉन्ग हो गए। चलिए कोई बात नहीं, पर कोशिश करते रहना है, कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बेसल एज का संबंध किससे है? रुचि से, बुद्धि, योग्यता या फिर रवैया। आज मैंने टेस्ट ज्यादा लिए हैं, टेस्ट बहुत सारे टेस्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, दिमाग में यही होगा सारे मैडम आज टेस्ट ही लेकर आई हैं। नितेश बोल रहे हैं 3। 29 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। ठीक है, ज्यादातर इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड टेस्ट हुए हैं, और ज्यादातर आपके एग्जाम में भी यही पूछे जाएंगे। और एक आपका अभिरुचि परीक्षण में आता है। ठीक है ना, तो वो आप किस तरह से आपकी रुचि किस में है उसको जानने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा इंटेलिजेंस होगा, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, चलिए। तो जिसने भी बी आंसर किया है, बी आंसर मुझे सिर्फ पूजा का ही दिख रहा है, तो जिसने भी किया है आंसर वो अपना नंबर प्लस करेंगे। ठीक है ना, आंसर देखने के बाद आंसर नहीं करना। चलिए, डिस्ग्राफिया एक है पढ़ने की विकलांगता, लेखन विकलांगता, गणितीय विकलांगता या अभिव्यंजक विकलांगता। 10 रॉन्ग हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आंसर करिएगा इसके लिए कि डिस्ग्राफिया एक है पढ़ने की विकलांगता, लेखन विकलांगता, गणितीय विकलांगता या अभिव्यंजक विकलांगता। इसका सभी सही आंसर ही करोगे, पता है मुझे, सभी को पता है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और ये इस बार मान के चलना कि ये तुम्हारे क्वेश्चन आने ही हैं। बी,
बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी इसका कि डिस्ग्राफिया जो होता है वो हमारा होता है राइटिंग डिसेबिलिटी, और जो डिसलेक्सिया होता है वो हमारा, इसमें गलती हो गई है बट आप लोग टू ही करना, ठीक है ना, बी होगा। डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से होता है, और डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित होता है, और डिस्कैकुलिया जो होता है गणितीय होता है। अभिव्यंजक विकलांगता जो हमारे शरीर में सामान्य स्थिर नहीं रख पाते हैं ना, उनमें होता है ये, ठीक है। इसको मेरा उसमें गलत आंसर शो कर रहा है, बट इसका राइट आंसर बी ही होगा, लेखन डिस्ग्राफिया। चलिए, माही ने अपने आंसर बता दिए पूरे, बिल्कुल फेयर थी, 20 पाया है। और बाकी सब भी करोगे तो अच्छा लगेगा, पर कोई बात नहीं। आज मैक्सिमम आंसर सभी के सही नहीं आ रहे थे, ठीक है। प्रियंका कुमारी बोल रही है 29 का बी। तो होपफुली आज का आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, और ज़्यादा से मैक्सिमम मेंबर्स जुड़ो। वेरी गुड पूजा। बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है कि आप फिर से इसको करो, क्वेश्चन को देखो, और इसको आप करेक्ट कर लेना। मैं इसको अभी बाद में करेक्ट कर दूंगी, ये 2 है, ठीक है। नंबर बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है। नहीं तो अभी क्या करना है, हमको बढ़ाना है। अच्छा, फरा बोल रही बहुत सारे छूट गए। ओके ओके, कोई बात नहीं, छूट गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिर से कर कर लेना। लेकिन आप सब सॉल्व जरूर करना एक बार फिर से अपने से। क्या है, प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। रोहित के 18 है, ठीक है। पूजा ने अच्छा स्कोर किया है, वेरी गुड पूजा, कीप इट ऑन, ठीक है। और थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर मी, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे नए PYQ के साथ, और होपफुली आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करोगे, बहुत अच्छा प्रयास करोगे, और अच्छे मार्क स्कोर करोगे, तो सभी क्लास में डेली प्रेजेंट रहो, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी करते रहना, ठीक है। शेयर भी करना, लाइक भी करना। फिर कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।